हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन 1909 टू 1919। दरअसल आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 किस वजह से नाकाम हुआ था या आ, किस तरह से उसकी जगह में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वो क्या था। और फिर 1919 को एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया गया था, रॉलेट एक्ट। उसके ऊपर एक ज़रा मुख्तसरन जायज़ा लेंगे हम। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। आपको पता है कि इससे पहले जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट चलता था वो क्या था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अनसेटिस्फैक्ट्री था, लोगों के मसाइल को पूरी तरह हल नहीं कर पाता था, क्योंकि ये काफ़ी आउटडेटेड एक एक्ट था। इस वजह से इंडियंस की तरफ से एक नए एक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही थी। और फिर लखनऊ पैक्ट, जिसके ऊपर एक अलग क्लिप भी मौजूद है, जो दोस्त मज़ीद उसके बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी देख सकते हैं। तो लखनऊ पैक्ट 1916, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ था 1916 को, इस पैक्ट से एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल अपडेट आया था। वो ये कि इस पैक्ट के बाद दोनों इंडिया की बड़ी जमातें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने अपना ऑब्जेक्टिव सेम रखा था, वो ये कि इंडिया में सेल्फ रूल हासिल करना। तो इससे इंडिया में सेल्फ रूल की डिमांड में एक नई मोमेंटम आ गई थी। फिर 1919 के बाद वर्ल्ड वॉर वन भी स्टार्ट हुआ था, और वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर तो एक सीरीज़ हमारे लेक्चर्स की आपको आ जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा। और वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया था, और वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होने के बाद अगरचे इंडियंस ने डिसकंटेंट के साथ, कंटेनमेंट और ग्रीवियंसेस के साथ इंडियन सोल्जर्स ने वार में हिस्सा लिया था, लेकिन वार में हिस्सा लेने के साथ साथ फिर ब्रिटिश की जानिब से ये कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इंडियंस की लॉयल्टी को अपने तरफ से कहीं और ना होने दे, ताकि इंडियन साइड पे उनका डिफेंस जारी रहे। फिर जैसे वार बढ़ता गया, फिर एक अम, जैसे वार बढ़ता गया, फिर ब्रिटिश की जानिब से कोई ऐसी ख़ास वादा तो नहीं हो गई कि इंडियंस को सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए। फिर जब इस तरह का कोई वादा नहीं आ गया, तो फिर इंडियंस ने भी ये सोचा कि ब्रिटिश को किसी भी तरीके से प्रेस कर दिया जाए, सिविल डिसओबीडियंस के ज़रिए और फिर दूसरे मूवमेंट्स के ज़रिए, ताकि ब्रिटिश कंपेल्ड हो कि वो कोई ना कोई अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट प्रोवाइड करे। और इसी अरसे में खिलाफत मूवमेंट का भी आगाज़ हुआ था। तो दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट के ऊपर भी हमारे एक लेक्चर मौजूद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी इसी पीरियड का ही है। और इसी तरह के मूवमेंट्स के ज़रिए इंडियंस ने ब्रिटिश को प्रेस करने की कोशिश किया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल कर सकें। तो इन सारे सरकमस्टांसेस को, इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए फिर ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि इंडियंस के लिए कोई नया एक्ट मुहैया कर दिया जाए। चुनांची ये बिल 1919 को पास हुआ, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, और ये कॉमनली मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहलाता है। इसकी ये दो नाम, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगो उस वक्त के वाइसराय थे और चेम्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इन दोनों ने मिलके ये बिल तैयार किया था, इसीलिए इस बिल का नाम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी है। अब इस एक्ट में क्या कहा गया था? सबसे पहले
सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि 1909 को मुस्लिम्स को दिए गए थे, उनको एक्सटेंड किया गया था मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। ये तीनों माइनॉरिटीज़ इंडिया के अंदर मौजूद थे, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। तो इन तीनों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट जो जिन दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट ये है कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई एक ख़ास ग्रुप, कोई ख़ास एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को कंफर्म करने के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करने के लिए उनके लिए मखसूस नशस्तें रखी जाती हैं, जिनके ऊपर उसी कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और उसी कम्युनिटी के ही लोग वोट दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो माइनॉरिटी है उनकी रिप्रेजेंटेशन एश्योर्ड होती है। जो दोस्त मज़ीद सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जानना चाहते हैं, इसके ऊपर भी एक अलग लेक्चर भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में सीटें रखी गई, वेटेज को ज़रा इस तरह तकसीम किया गया है कि पंजाब में 55% से 40% तक, और फिर बंगाल में 56 से 50% तक। और ये जो दो प्रोविंसेस थे ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, और इनमें मुस्लिम्स के लिए सीटें इस तनासुब में रखे गए थे। और जिन सूबों में मुस्लिम माइनॉरिटी में थे वहाँ भी मुस्लिम्स के लिए सीटें रिज़र्व की गई थी, और ये रिज़र्व सीटें इनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा थी। मिसाल के तौर पे मद्रास के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे इनके लिए सीटें 14% से 30% के दरमियान रखी गई थी। इसी तरह सेंट्रल असेंबली के अंदर मुस्लिम्स के लिए 1/3 सीटें दी गई। अब बिल के ऊपर रिएक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1919 जो पास हुआ था, इसने इंडियंस को फुली सेटिस्फाई नहीं किया था, और इसमें जो कंसीड किया गया था, जो चीज़ें दी गई थी, वो कम थे लखनऊ पैक्ट के डिमांड के मुताबिक, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में तो कंप्लीट सेल्फ रूल का कहा गया था, यानी तमाम तर इख्तियारात इंडियंस को ही ट्रांसफ़र करने का डिमांड किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। और फिर इंडियन जो लोग थे उन्होंने इस एक्ट की मुखालिफत की, क्योंकि ये कांग्रेस लीग पैक्ट, जो कि लखनऊ पैक्ट भी कहलाता है, इसके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। और मुस्लिम्स ने पार्शली इसको एक्सेप्ट किया था कुछ रिजर्वेशंस के साथ, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स के लिए सीटें कुछ बढ़ा दी गई थी, और गांधी ने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया था। उसने गांधी के मुताबिक ये मुकम्मल नाकाफ़ी था, न ये जो है ना इंडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी था, न जो इंडियंस मांग रहे थे वो इसमें दिए गए थे। तो गांधी ने इसे कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने इसको पार्शली एक्सेप्ट किया था। और इस एक्ट के अंदर एक पॉइंट जिसके ऊपर दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुतफ़िक़ा तौर पे किसी हद तक कबूल कर रहे थे, वो ये कि एक्ट में ये भी कहा गया था कि 10 साल बाद इंडिया में एक और कमीशन भेज दी जाएगी जो फर्दर रिफॉर्म्स के मुतल्लिक रिकमेंडेशंस देगी। इसी वजह से 10 साल बाद साइमन कमीशन आया था, 1927 को इंडिया आया था। तो उसके ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है दोस्तों, आप उस पे को भी देख सकते हो। तो इस पॉइंट के ऊपर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों काफ़ी हद तक मुतमईन थे। 1919 को एक दूसरा एक्ट, रावलेट एक्ट आया था। ये एक ड्रैकोनियन लॉ था, एक बहुत ही हार्श कानून था। तो इसे दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया था। इसके लिए लेजिस्लेशन पास हो गई थी, और पास होने के बाद ये एक्ट जब बन गया, तो इस एक्ट के ज़रिए बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस को विदाउट ज्यूरीज जो है ना ट्रायल करने की परमिशन दी गई थी। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो
ड्रैकोनियन थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी के ऊपर टेररिज्म का चार्ज किया जाता है तो उसे खुद विक्टिम को ये प्रूव करना था कि वो टेररिस्ट नहीं है, अदरवाइज ही वुड बी कंसिडर्ड एज ए टेररिस्ट। तो इसी तरह के बहुत सारे हार्श किस्म के लॉज इसके अंदर मौजूद थे। तो इस एक्ट ने जो प्रीवियसली एक वार टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1915 का, इसको एक परमानेंट लॉ की शक्ल दिया था और ये बहुत ही हार्श किस्म का लॉ। और जब ये लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया तो पूरे इंडिया में इसे रिजेक्ट किया गया। उसको कंडेम करने के बाद प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। इस एक्ट के अगेंस्ट में जितने भी नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स थे उन सब ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के अंदर वो लोग आते थे जो किसी भी तरह कॉलोनियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं होते थे और वो काउंसिल के मेंबर्स होते थे जो आम लोगों से नॉमिनेटेड होते थे वो मेंबर्स। तो उन सब ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया था। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट अरेंज किया था अमृतसर में अप्रैल 1919 को, और इस में जनरल दयाल ने इस प्रोटेस्ट में निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग कराया था, जिसे हम मैस्कर ऑफ अमृतसर अप्रैल 1919 कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके ऊपर अलग भी बहस हो चुकी है और इस चैनल के ऊपर भी एक क्लिप मौजूद है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करने के बाद अगर उसको भी विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसके बाद इंडिया के हालात बहुत हद तक कशीदा हो गए। फिर 1920 से 22 तक जो खिलाफत मूवमेंट के दौरान भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। फिर पूरी इंडिया में इसकी जब हद से ज़्यादा रिजेक्शन बढ़ता गया और इसके खिलाफ बेचैनी बढ़ती गई तो इस एक्ट को वापस लेना पड़ा और ये एक्ट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। गुड बाय।